Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Thanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Thanoli. Students, आज हमने टॉर्क के बारे में स्टडी करना है। जिस टाइम टॉर्क के ऊपर बात आती है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी किया था और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास आ रहा था जी ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एंगुलर वेक्टर। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा था। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल उठाते हैं डोर की। डोर के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हम डोर को ओपन कर रहे होते हैं या उसको क्लोज कर रहे होते हैं, या हम एग्जांपल उठा लेते हैं जी स्पेनर की। जिस टाइम किसी भी नट को हम टाइट कर रहे होते हैं या उसे लूज कर रहे होते हैं तो हम स्पेनर को यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमने एक इफेक्ट देखा होगा कि हमारे पास जिस टाइम हम डोर को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डोर आ गया और ये इसका हैंडल आ गया, इस टाइम मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे इसके एक्सिस लगे होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क बेसिकली अगर टॉर्क के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास टॉर्क को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास दो चीज़ें आती हैं जी। टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। बेसिकली हम टॉर्क को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। टर्निंग इफेक्ट produced in a body about a fixed point, due to applied force is known as torque. Applied force is known as torque और टॉर्क का दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं जी मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स। अब जिस टाइम पे हम इंटर होते हैं तो हमारे पास डोर जो है वो मूव करता है, तो ये इस हैंडल से लेके ये हैंडल के ऊपर जिस टाइम हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन को सामने रखते हुए वहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है जी? टॉर्क होती है। अब टॉर्क का दूसरा नाम जो है वो आपके पास है जी मोमेंट ऑफ फोर्स है। इंजीनियर्स जो है वो यूजुअली इसको मूवमेंट का नाम देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं, और फिजिक्स इसको यूजुअली टॉर्क का नाम देते हैं। अब टॉर्क जो है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो चेंज आ रही होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, और जिसकी वजह से आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन चेंज होती है। हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय। अब मूवमेंट आर्म क्या होता है इस बात को ज़रा समझना है। यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। बेसिकली मूवमेंट आर्म को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मूवमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर distance from axis of rotation। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम कहते हैं जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरे पास डोर आ गया जी और ये इसका हैंडल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉन एज मूवमेंट आर्म, और मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है जी आर से। हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो इट मीन टॉर्क इज इक्वल टू, जो बात मैंने लिखी थी, टॉर्क इज इक्वल टू
मूवमेंट ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, बाद में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, इनटू फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, टॉर्क का जो सिंबल है वो हमारे पास टा है, ये ग्रीक वर्ड है, ये हमारे पास इसका सिंबल आ गया। और मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा जी, एफ आ जाएगा। ये मेरे पास टॉर्क आ जाएगा जी। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल जिस टाइम हम डोर के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, उसके हैंडल के ऊपर, यहाँ पे कुछ कंडीशंस को समझना है। हैंडल मेरे पास यहाँ पे है, इस जगह पे ये हैंडल है, और ये मेरे पास डोर का दूसरा एंड है, ये हैंडल है। एक फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ F1। अब टॉर्क डिपेंड किन चीज़ों पे करते हैं, बाद में इसकी यूनिट को भी एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि यूनिट को पहले ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। टॉर्क की जो यूनिट है ना, आर आपके पास मूवमेंट आर्म या लेंथ, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। टॉर्क की जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन मीटर है, जबकि वर्क की यूनिट हमारे पास जूल थी, न्यूटन मीटर को जूल लेते थे। यहाँ पे उस तरह की कंडीशन नहीं है। तो मैं थोड़ी सी ये बात एक्सप्लेन कर लूँ कि टॉर्क हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपने हैंडल के ऊपर फोर्स लगाई, इजीली आपने उसको मूव करवा दिया। अब ये फोर्स बजाय इस हैंडल पे लगाने के डोर की मिड में लगाएं, फोर्स ज़्यादा लगेगी डोर को ओपन करने में। इसको मैं F2 का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं जी, इसको F3 का नाम देते हैं। अब सबसे कम जो फोर्स लगेगी वो पॉइंट ए, 3 पॉइंट है बी सी। ए पॉइंट के ऊपर सबसे कम फोर्स लगेगी, बी पॉइंट के ऊपर उसके मुकाबले में और ज़्यादा लगेगी, और सी पॉइंट के ऊपर उससे भी ज़्यादा फोर्स लगेगी। इट मीन यहाँ से एक बात समझ आ गई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से या लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, आर जितना मूवमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतनी ही, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स जो है वो कम अप्लाई करनी पड़ेगी। और जितना डिस्टेंस कम होगा, उतनी ही फोर्स क्या होगी, ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह टॉर्क जो है वो हमारे पास दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसको मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ जी। देखिए मेरे पास एक बात याद रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मूवमेंट आर्म है जी 5 सेंटीमीटर, और फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। आर 5 सेंटीमीटर है और फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। तो टॉर्क फाइंड करना है, सिंपल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वैल्यूज पुट करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, टॉर्क जो होगी वो मेरे पास 500 होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस करता हूँ, फोर्स को उतनी ही रखता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, मूवमेंट आर्म को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन, देन टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। मैं क्रॉस को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो टॉर्क कितनी आ गई जी, 1000 न्यूटन मीटर। अब देखिए जिस टाइम पे मेरे पास मूवमेंट आर्म कम था, टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रही थी। मूवमेंट आर्म ज़्यादा है तो टॉर्क क्या होगी, मेरे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इट मीन टॉर्क आपके पास डिपेंड कर रही है मूवमेंट आर्म के ऊपर। सेकेंडली टॉर्क आपके पास डिपेंड करेगी फोर्स के ऊपर। ये दो चीज़ों के ऊपर टॉर्क जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। अगर सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास टॉर्क क्या होता है, या इसको किस तरह मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर टॉर्क के लिए मैं डायग्रामेटिकली अगर सामने रखूं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये मेरे पास आ गई जी फोर्स आ गई। अब देखें यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन करनी है कि फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। ये ऑलरेडी पहले भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक होगा एफ कॉस ऑफ थीटा और एक होगा आपके पास एफ साइन ऑफ थीटा। अब जो कॉस ऑफ
ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है वो आपके पास जी इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। इफेक्टिव कंपोनेंट इस वजह से नहीं है कि वो आपके पास पैरेलल डायरेक्शन में है, और पैरेलल डायरेक्शन में आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट उसका नहीं होगा। हम क्या करेंगे जी, एक ही कंपोनेंट हमारे पास बचेगा, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा जी साइन ऑफ थीटा। देन टॉर्क इज इक्वल टू, हमने लिखा था आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर अपनी जगह पे, एफ की जगह क्या आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आर एफ साइन थीटा इंटू एंगुलर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि स्पैनर की भी एग्जांपल लेते हैं। अगर स्पैनर की एग्जांपल के ऊपर बात की जाए तो ये मेरे पास इस तरह से एक स्पैनर बना होता है जी, ये इसका माउथ होता है, ये यहाँ पे हमारे पास कोई नट वगैरह है जिसे हम टाइट कर रहे हैं, और इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमें पता है किस तरह क्लॉकवाइज घुमाते हैं और किस तरह हमारे पास इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। लेट हम ये करते हैं कि ये हमारे पास, बल्कि मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ जी। लेट करते हैं जी, ये क्यू जो पॉइंट है ना, ये पीवट है मेरे पास, और ये मेरे पास उसका मोमेंट आर्म है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्पैनर की बात कर रहा हूँ। इसको मैं ए का नाम देता हूँ। वो जो फोर्स मेरे पास लग रही है पैरेलल डायरेक्शन में, मैं पहले बता चुका हूँ, इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। फोर्स जो लग रही है ना, फॉर एग्जांपल वो मेरे पास इस डायरेक्शन में जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब मुझे पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, एफ कॉस ऑफ थीटा और एफ साइन ऑफ थीटा। एफ कॉस ऑफ थीटा जो है वो अलोंग दिस वन कंपोनेंट है, और एफ साइन ऑफ थीटा यहाँ पे हमारे पास एक इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। तो जहाँ से हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था अभी कुछ टाइम पहले कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, टॉर्क इज इक्वल टू साइन थीटा हमें पता है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किया था, आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टॉर्क आ जाएगा। अब टॉर्क जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है जी, मोमेंट आर्म के, और टॉर्क हमारे पास परपेंडिकुलर है जी फोर्स के। अब ये किस तरह होगा, इसके लिए भी ऑलरेडी हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। हम राइट हैंड रूल को जो यूज़ कर रहे थे कि हमारे पास टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो अगर रिजिड बॉडी के लिए मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इसकी डायरेक्शन है, ये मेरे पास आर और एफ की तरफ हमने घुमाना है, राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है तो एफ की तरफ घुमाना है, तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट बनेगा, और इसके ऊपर एंगल देखें तो वो मेरे पास बन रहा है जी, एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आर से एफ जाएंगे तो फिर मेरे पास जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो रिजिड बॉडी के लिए अगर बात की जाए, ये तो मेरे पास एफ के कंपोनेंट आ गए। अगर मैं आर के कंपोनेंट यहाँ पे बनाना चाहूँ, आर के कंपोनेंट, तो ये तो मेरे पास फोर्स थी। आर के कंपोनेंट के लिए एक सिंपल बात करते हैं, ये मेरे पास क्यू आ गया, और ये पिवट, ये ए आ गया, और ये मेरे पास फोर्स आ गई। अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे ड्रा करता हूँ जी, ये मेरे पास आर था, मोमेंट आर्म था। जाहिर है मुझे पता है जितना एंगल मेरे पास यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल मेरे पास यहाँ पे भी बनेगा। अब इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये मेरे पास एलान का कंपोनेंट जो है वो आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो मेरे पास कौन सा होगा जी, आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने
एक चीज़ स्टडी की हुई है कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ टी इज इक्वल टा इज इक्वल टू हमने लिया हुआ था जी आर एफ। अब मुझे पता है इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है जी, साइन थीटा वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है। देन टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू, फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो फिर अगेन चेक करें आर क्रॉस एफ। ये बात याद रखनी है, हमारे पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ये हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक था वो टॉर्क का था, और टॉर्क जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहा है। एक सबसे पहले हमने बात की है जी टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की हुई है। सेकेंडली पोजीशन वेक्टर, हमने जो एन यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर जो हमने लिया हुआ है उसके ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहा है। इसी तरह आपके पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहा है। दो तरह की टॉर्क होती है, एक आपके पास होती है क्लॉकवाइज टॉर्क, एक होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज, हमेशा जो है याद रखना है क्लॉकवाइज टॉर्क का जो कन्वेंशन है वो नेगेटिव होगा, और जो सेकंड टॉर्क है यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसका जो कन्वेंशन है वो हमारे पास क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। इसी तरह टॉर्क उस टाइम पे मैक्सिमम होगी जिस टाइम पे एंगल कितनी डिग्री का होगा, जो भी मैंने आपको बता के दिया था, एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। और उस टाइम पे मिनिमम होगी जिस टाइम पे एंगल आपके पास 0 डिग्री या 180 डिग्री। पैरेलल की कंडीशन होगी या आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री होगा, या आपके पास 0 डिग्री के ऊपर होगा। उस टाइम पे आपके पास टॉर्क जो है वो क्या होगी जी, मिनिमम होगी। और मैक्सिमम किस टाइम पे होगी, जिस टाइम पे आपके पास परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आज हमने दो एग्जांपल्स के ऊपर बात की, एक हमारे पास डोर की एग्जांपल है कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हमने मूवमेंट आर्म का नाम दिया था, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म इनटू द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज टॉर्क, एंड द यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर। Torque is a vector quantity. Torque depends upon three factors. First one, magnitude of applied force. Second one, magnitude of the position vector. And third one, angle between the applied force and the position vector. And torque will be maximum when the angle is 90 degree or perpendicular condition, and torque will be minimum when the angle between is 0 degree or parallel condition. Two conditions of torque, two types of torque, clockwise torque and anti-clockwise torque. Clockwise torque is taken as negative and anti-clockwise torque is taken as positive. Thank you.